देखिए धीरे धीरे वीडियो में इंप्रूवमेंट आ रहा है ना। थोड़ा सा क्या है कि पहले जो वीडियो बन रहा था तो एक होता है कि मोबाइल के सामने, कैमरा के सामने थोड़ा सा एक्साइटमेंट नहीं होता, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। तो खैर सबसे बड़ा दिक्कत यह होता है कि मोबाइल जब होता है ना तो अकेले बिल्कुल बनाना पड़ता है, सामने कोई होता नहीं है और अकेले बस बोलते रहो, तो मीन्स के हम लोग को तो आदत ही ना ऑब्जेक्ट से बात करने का, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो पीछे में उतनी अच्छी नहीं थी। या मतलब कि वीडियो मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं, मतलब एक एक्सप्रेशन होता है ना बिल्कुल वेरी सीरियस, राइट नाउ आई एम ऑल्सो सीरियस, बट थोड़ा सा है ना एक व्यक्तित्व होता है तो बैलेंस होना। तो खैर चलिए, तो ये सब बात छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। जो मेन चीज़ है ना, एक्सप्रेशन इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट होता है व्यूवर्स लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो अभी काफ़ी मैच्योर स्टूडेंट नहीं है उनके लिए। तो खैर, तो वापस आते हैं अपने लुसेंट के टॉपिक पर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लुसेंट का हमारा क्लास चल रहा है, मतलब कि जो वीडियो हम आपको अपलोड कर रहे हैं, तो कंटिन्यू इधर 7 वीडियो अब तक मेरा जा चुका है, तो उसको देख लेंगे। और जो हमारा सेशन है वो लुसेंट का इतिहास का सेशन चल रहा है, ठीक है, ये क्लास 8 चल रहा है। तो बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि असल में ये जो टॉपिक है आप जो बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये उस किस प्रश्न का उत्तर हो सकता है वो समझिएगा। ये जो प्रश्न का उत्तर है वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछा जाएगा आपसे, अगर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में भी आप आ सकते, मेनली ये पूछा जाता है कि बताइए कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। पहले भी ये बात मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, तो फिर से एक बार चुका है इस टॉपिक को जो आज नए देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो आपको बताना होगा कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो आपका क्या है, तो साहित्य है। क्या है? साहित्य का मतलब होता है किताबें, बुक्स, है ना। के स्रोत क्या है? साहित्य है। और क्या है? पुरातात्विक है। और उसके अलावा क्या है? यात्रा वृत्तांत भी है। तो साहित्यिक में हमने तो आपको बता दिया, साहित्य का मतलब कि चारों किताब वेदों के बारे में बताया था, है ना। और अभी है, और उसके बाद पूरा यात्रा वृत्तांत भी आपको मैंने बता दिया था, है ना। यात्रा वृत्तांत का मतलब आपको ये बताना है कि जो हमारे फाहियान, हेनसांग, इब्न बतूता ये सब लोग आए थे, तो उन्होंने भी जो है सो हमारे इतिहास के बारे में बताया है। तो ये तो खैर हो गया, साहित्य वाला टॉपिक खत्म हो गया और यात्रा वृत्तांत वाला टॉपिक खत्म हो गया। आज हम लोग देखेंगे पुरातात्विक, यानी कि इतिहास को जानने के हमारे पास ये तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है पुरातात्विक। और पुरातात्विक मतलब होता है पुराना टूटा फूटा चीज, सिंपल सा बात, है ना। ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है ना। आम भाषा में समझे कि पुराना, बहुत पुराना टूटा फूटा चीज, दैट सिंपल, है ना। आगे ज्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। तो देखेंगे पुरातत्व शास्त्र के पिता, पुरातत्व का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल। तो पुरातत्व शास्त्र के पिता जो थे वो कौन थे? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। आपको मालूम होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे 1860-62 के दौरान जो है सो यहाँ पर भारत में थे, ठीक है। और ये क्या थे? तो पुरातत्व शास्त्र के पिता इनको माना जाता, फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी, है ना। चलिए आगे देखेंगे कि बोगज कोई, है ना। यहाँ पर आपको जो किताब है लुसेंट में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा बोगज कोई अभिलेख। अब अभिलेख क्या भाई, है ना, व्हाट इज अभिलेख? अभिलेख का मतलब होता है, अंग्रेजी में अभिलेख को बोलते हैं हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे आपके पास खाता भी होगा कुछ, है ना, तो कहीं मैनुअल भी लिख करके रखते होंगे, या आपके मोबाइल में ही कुछ जो आपका नंबर है तो क्या है? रिकॉर्डेड बोलते हैं ना, नंबर, है ना, या कुछ भी एनीथिंग। तो पुराने जमाने में जो है रिकॉर्ड लिखा जाता था। रिकॉर्ड मतलब कि कोई चीज को पत्थरों पर लिख दिया जाता था, तो पत्थरों पर लिखा दिया का मतलब क्या हुआ? लिखा गया तो लिखा गया। तो बोगज कोई में क्या है कि अभिलेख, जो बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई क्या है? एक जगह का नाम है। तो बोगज कोई अभिलेख में जो क्या मिलता है सबसे पहले, है ना, तो उस समय के देवताओं के बारे में हमें पता चलता है। याद रखिएगा, जितने भी अभिलेख हैं उन सब की अपनी अपनी विशेषता है ना, अपनी अपनी विशेषता याद रखिएगा। ये मतलब घोंच पोछ मत कर देगा, देवता वाले घुसा दिएगा सहगौर में, हाथी गुम्फा वाले घुसा दिएगा कि कैसे सती प्रथा के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो हाथी गुम्फा से पता चलता है। एकदम आराम से, एकदम आराम से क्या पढ़ना है? बोगज गोई अभिलेख, है ना। उससे क्या पता चलता है? देवता के बारे में पता चलता है, देवताओं के बारे में दिया हुआ। किस देवता के बारे में दिया हुआ? तो भगवान वरुण और इंद्र के बारे में पता चला है। तो कैसे याद करेंगे? बोगज गोई, देवता, इंद्र, वरुण, खत्म बात। बोगज कोई देवता, वरुण और इंद्र, मतलब बोगज कोई अभिलेख में हमें ये मिलता है, ठीक है। एक बात। दूसरा पॉइंट है हाथी गुम्फा, है ना। देखिए उड़ीसा का एक क्षेत्र है ना, वहां पर जो है सो आपका क्या होता है, कलिंग वगैरह में उड़ीसा में क्या है कि हाथी गुम्फा, गुम्फा का मतलब होता है गुफा, है ना। गुम्फा का मतलब क्या होता है? और हाथी का इसलिए बोलते हैं कि चूंकि उड़ीसा में हाथियों की बहुत संख्या है, तो वहां पर जो गुफाओं के अंदर, जैसे आप गया में मालूम है ना आपको, बराबर की पहाड़ी, तो बराबर की गुफा, जहां पर 4 जो है सो गुफाओं को जो है सो क्या नाम है कि अशोक ने दान दिया था, याद है आपको। तो उसी तरह से तो हाथी गुम्फा, हाथी के नाम से गुफा का नाम रखा गया। सिंपल सी बात। कहाँ है? तो उड़ीसा। क्यों उड़ीसा में है ये हाथी गुम्फा? चूंकि उड़ीसा में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा है।
है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है? तो भारतवर्ष का नाम मिलता है। वाह क्या बात है, भारतवर्ष का नाम मिलता है ना। अगर आप देखिए भारतवर्ष तो नाम है, मालूम है किस कबीले के नाम से, तो हमको पता है कि भरत कबीले के नाम से, है ना। किसके नाम से? भरत कबीला के नाम से जो है सो हमें पता चला है कि भारत का नाम भारत है। वेरी गुड, है ना। मगर भारतवर्ष लिखा हुआ पहले बार कहाँ मिलता है? तो भारतवर्ष पहले बार लिखा हुआ मिलता है हाथी गुम्फा में। दैट्स इट, सिंपल, है ना। ठीक है, या तो ऐसे कैसे याद करेगा? भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो बहुत बड़ा तो हाथी भी तो जानवर में बहुत बड़ा जानवर होता है। खत्म हो गया, याद हो गया ना। चलिए आगे लिखेंगे सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख में क्या मिलता है? तो दुर्भिक्ष मिलता है। ले खत्म हो गया बात। अब दुर्भिक्ष क्या होता है ना, दिमाग। तो दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? अकाल। सिंपल सा हो गया ना। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? अकाल। किताब में पढ़ेंगे बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो सहगौरा अभिलेख में जो दुर्भिक्ष के बारे में हमको विवरण मिलता है, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि खाद्यान्नों को कैसे प्रयोग और उसको संरक्षित रखा जाए इमरजेंसी के लिए। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं। मैंने ये कहा सहगौरा नाम के एक जगह से एक पत्थर पर एक अभिलेख में मिला हमें, है ना। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दुर्भिक्ष के बारे में बताएगा, यानी कि अकाल के बारे में। अकाल पता है ना कि जब अनाज वगैरह नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है? सुखाड़ा जाता है एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दुर्भिक्ष के बारे में हमें अकाल के बारे में कहाँ से पता चलता है? सहगौरा में। और वहाँ ये लिखा हुआ है कि जो खाद्यान्न का मतलब क्या होता है? जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, आपका जो भी अनाज आप जानते हैं, उन अनाजों को कैसे स्टोर करके रखा जाता था, किसके बारे में बताया गया? हाउ टू स्टोर द क्रॉप्स, है ना, दैट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी, है ना। जब अकाल, जैसे आज की डेट में अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो आज की डेट में आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जानते हैं। तो अगर भारत में अगर मान लिया कि साल 2 साल 3 साल अगर अकाल भी आया था, अनाज नहीं पैदा था, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास क्या होता है? सफिशिएंट अनाज हमारे पास होता है, ताकि जब हमारा इस तरह का समय है, जब अकाल का समय है, तो हमें क्या होता है? वहां से FCI से जैसे अनाज हमें मिल जाएगा। ठीक है, आज की डेट में भी कोविड-19 का समय में देखेंगे कि FCI से बहुत सारी सहायता हमें मिल रहे हैं, यानी कि जो अनाज मिल रहा है आपको, जो राशन वाला, जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं जो मिलता है, वो कहां से सप्लाई आता है? FCI से तो आता है। ठीक है, चलिए, तो ये पता चल गया कि सहगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष के बारे में, यानी कि अकाल के बारे में हमें पता चलता है। और जो है यहाँ पर जो है किसके बारे में पता चला कि खाद्यान्नों का कैसे प्रयोग किया जाएगा और स्टोर कैसे किया जाता था। अब चलिए ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचेंगे, आगे चलते हैं। जब हिस्ट्री में आएंगे ना, जनरल स्टडी, अभी ये जीके चल रहा है ना, जब GS पढ़ेंगे ना, तब फिर आपको समझाएंगे बहुत लंबा। देखेंगे भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है कहाँ? ये आपको भीतरी स्तंभ लेख आपको यूपी में मिलेगा। आई होप सो यूपी में ही है। और भीतरी स्तंभ लेख में क्या है? तो हुनों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। ये करीब 200 ईसा पूर्व के आसपास जो है सो हुन जो है सो भारत पे आते हैं, और उन्होंने क्या कहते हैं? ये विदेशी होते हैं, है ना, ये विदेशी आक्रमणकारी। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन करता है, इनमें से कौन से आक्रमणकारी विदेशी थे? क्या बोल रहे हैं? इनमें से कौन से आक्रमणकारी विदेशी थे? आपका देगा यवन, है ना, यूनानी, हुन, कुषाण, है ना। तो ये सब के सब जो थे विदेशी आक्रमणकारी थे। और भीतरी स्तंभ लेख में हुनों के आक्रमण के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे के बजे याद करेंगे? विदेशियों ने भीतर घुसकर मारा, हो गया याद, है ना। विदेशियों ने, हम आपको क्या बताया? हुन जो थे क्या थे? विदेशी थे। तो विदेशियों ने भीतर घुसकर मारा, तो याद हो गया कि भीतरी स्तंभ लेख में कौन कौन थे? विदेशी थे। और विदेशी का कौन है? तो हुन लोग विदेशी थे। वैसे भी नाम से आपको पता चल रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे एरन अभिलेख। एरन अभिलेख आपको ये जो है सो यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमको? तो सती प्रथा के बारे में पता चलता है ना। ये करीब 570 ईस्वी के टाइम में जो है सो हमें पता चलता है ना। 570 ईस्वी के आसपास हमें ये पता चलता है कि भारत में सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी, है ना। मतलब कि आपको सती प्रथा तो अच्छे से मालूम है कि जब युद्ध के दौरान या ऐसे भी अगर मान लीजिए किसी महिला का अगर पति डेथ कर जाते हैं, तो महिला को क्या किया जाता है कि चिता पर बैठा दिया जाता है, और उसके बाद जो है सो पति के साथ उनको जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते हैं। तो ये जो सती प्रथा था, ये था ऐसा, हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है एरन अभिलेख से। खत्म हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो होगा क्या कि जब सती करने के लिए किसी को चिता पर बैठाएंगे तो वो रन कर जाएगी। रन का मतलब भाग जाएगी। तो मतलब रन कर रही है, पकड़ो उसको, है ना। तो क्या हुआ? एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। गर्मी बहुत लग रहा है जी। असल में क्या होता है कि पंखा बंद करके फैन ऑफ करके जो है सो क्लास लेना पड़ता है ना, क्योंकि आवाज होता है ना फैन का, इसलिए। आगे देखेंगे मंदसौर। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? रेशम बुनकर, रेशम का काम के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है,
तो इसको देखिए रेशम का मतलब क्या होता है कि सिल्क, है ना। तो सिल्क में जो है सो उससे क्या था, कपड़े भारत में बनते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो रेशम का कपड़ा बनता था उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतनी बेहतरीन यहाँ के रेशम के कपड़े होते थे कि अगर उसको एक माचिस के डिबिया में भी अगर डाल करके रख दिया जाए तो वो उसमें पैक होकर रह जाता, मतलब सिमट कर इतना छोटा हो जाता था। ये भी कहा जाता है कि एक अंगूठी से पूरा रेशम का साड़ी जो है सो वो बाहर निकल सकता था। मतलब ये विशेषता बताया था, पता नहीं सच है क्या नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कहा जाता तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होता या नहीं होता था, लेकिन इससे तो ये बात स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा अच्छा कपड़ा हुआ करता होगा। तो भारत जो है सो किस लिए जाना जाता था, तो रेशम बुनकर के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो कहाँ से मिलता था, मंदसौर। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि ऐसे याद करेंगे, रेशम जो थी, जो रेशमा थी वो, हाँ देखिए एक चीज बताते हैं, रेशम जो होता है रेशम कीड़े से निकलता है ना। तो रेशम कीड़े से जब निकलता है तो रेशम के तो कीड़ा क्या होता है, वो धीरे धीरे चलता है कि नहीं चलता है ना। तो बोलेंगे रेशम, है ना, मंद चलता है, मंद से मंदसौर, ठीक है। रेशम का कीड़ा बहुत, आपको मालूम है ना कि रेशम जो है रेशम के कीड़े से निकल करके बनता है ना। तो बहुत मंद चलता है, तो याद हो जाएगा मंदसौर में, मंदसौर अभिलेख में किसके बारे में, तो रेशम बुनकर के बारे में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक गर्तावास मिलता है। क्या मिलता है, ये सारे हम लोग साक्ष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, सब साक्ष्य हैं, ठीक है। साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस। तो देखेंगे अब एक और है कि गर्तावास। गर्तावास मतलब क्या होगा, नहीं याद होता है। देखो भाई सिंपल से बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो आप ये कर सकते हैं कि आप गर्त, है ना, संधि विच्छेद के लिए गर्त प्लस वास, और गर्त का मतलब होता है गड्ढा, है ना। गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढा, ठीक है। और गड्ढा में क्या होगा कि वास करना, तो गड्ढा में जब वास होता है तो क्या बोलेंगे उसको, तो गर्तावास बोलेंगे। तो ये जो गर्तावास था वो कहाँ से मिलता है, तो बुर्ज होम में मिलता है। कहाँ से मिलता है, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम जो है वो जब कश्मीर में मिलेगा आपको। बुर्ज होम याद रखिएगा, बुर्ज होम कश्मीर में मिलता है, ठीक है। तो गर्तावास जो है, तो ये मतलब ये बताया गया है कि बुर्ज होम जो कश्मीर में है उसमें गड्ढे खोद करके क्या किया गया कि एक कुत्ता और एक आदमी को साथ में लिटाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि बताइए कि पालतू कुत्ता और मनुष्य का साथ साथ में जो कब्र कहाँ मिलता है या गर्तावास कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ मिलता है, तो आपका ये मिलता है कश्मीर में। जगह अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, कश्मीर, ठीक है। जगह पूछ देगा तो बोल देंगे कश्मीर में ये जगह है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें ये बताएगा, काल पूछ देगा आपसे कि बताइएगा कि ये जो कश्मीर के बुर्ज होम में है ना, ये बुर्ज होम कहाँ, कश्मीर में है। तो कश्मीर के बुर्ज होम में जो मनुष्य और कुत्ता का जो ये अवशेष मिला है कहाँ, गर्तावास में, तो वो किस समय का है। तो याद रखिएगा ये जो था ये नवपाषाण काल का था। कब का था, नवपाषाण काल के समय का था। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा फिर और क्या मिलते हैं एविडेंस में, और एविडेंस में साक्ष्य में हमें मिलते हैं सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, है ना। लेकिन कैसा, देखिए यहाँ पे लगा हुआ आहत, और आहत को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पंच्ड कॉइन्स। क्या बोलते हैं इसको, पंच्ड कॉइन्स, है ना। पंच कॉइन्स मतलब क्या होता है, पंच मतलब क्या, मारना, मारने से क्या होता है ना, या आहत नहीं बोलते हैं। यार तुम ऐसा बात बोल दे कि दिल एकदम घायल हो गया, मतलब आहत हो गया। आपके घर में भी बोलते हैं बहुत आहत पहुंचाते हो यार तुम, है ना। तो आहत मतलब चोट करना, ठीक है। तो आहत सिक्के, ऐसा तो पीट करके बना हुआ सिक्का, तो आहत सिक्के मिलते हैं। तो ये एक एविडेंस मिल गया। और इसको क्या कहते थे उस समय, उससे बोलते थे करशापन मिलते थे। तो बोले कि इससे इतिहास कैसे पता चल रहा है भाई, है ना। एकदम पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा, देखिए ऐसे पता चलेगा। जैसे आप कैसे जानेंगे कि उस समय जो है सिक्कों से हमें इतिहास पता चलता है। मान के चलिए अगर सोना का सिक्का मिलता है, चांदी का सिक्का मिलता है, कहीं से आपका तांबा का सिक्का मिलता है। वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक्स, देन विच स्टेट या विच टाइम वाज द रिचेस्ट टाइम। तो जाहिर सी बात है जहां सोना का सिक्का चलता होगा वो रिचेस्ट होगा, तो दैट, है ना। तो क्या हुआ कि हमको एक तो इकोनॉमी पता चल गया उस समय का, दूसरा क्या है कि उन सिक्कों पर कुछ चित्र बने होते थे, है ना। जैसे आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त का जो सिक्का था उस पर वीणा बजाते हुए उसको दिखाया गया। तो हमने इतिहास लिखा कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था। वेरी सिंपल, है ना। उसके बाद देखेंगे कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख मिलता है, यानी कि देखिए पहले से सिक्का जो होता था वो सिंपल यूं ही चला करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यमन जो होते थे, ये भी विदेशी थे, यमन क्या थे, विदेशी थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि सिक्कों पर कुछ चित्र बनाना शुरू किया, कुछ छापना शुरू कर दिया, है ना। जैसे राजाओं के बारे में कुछ लिखना, है ना, उनकी उपाधियां वगैरह, है ना, तो वो सब लिखना शुरू कर दिया। तो क्या बताएंगे कि यमन जो थे सिक्कों पर, है ना,
क्या करते थे कि वो लोग कुछ मुहर वगैरह लगाते थे, ठीक है। तो वहाँ से जो हमको सर सिक्के जो थे, यवनों का सिक्का, वहाँ से हमको शासकों के द्वारा ज्ञान होता है ना। और यहाँ से भी होगा, जैसे अगर गुप्त वंश है तो गुप्त वंश में मान लिया कि क्या नाम था कि समुद्रगुप्त ने सिक्का चलाया, तो समुद्रगुप्त का सिक्का चला तो उस पर वीणा बज रहा था, तो हम समझ गए कि ये समुद्रगुप्त का जो कि वीणा जानता था। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने तरीके से सिक्के चलवाए थे, है ना, अपना उसमें जिसमें अपना विवाह सिक्का चलवाया, अपना और भी अन्य प्रकार के जैसे लिच्छवी प्रकार के सिक्के, धनुष आपके धनुष प्रकार के सिक्के पढ़ेंगे, ये सब बाद में जीएस में हम लोग पढ़ना। तो फिलहाल अभी ये जानेंगे कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख जो है वो किसने लिखना शुरू करवाया था, तो यवनों ने करवाया था। और समुद्रगुप्त का जो सिक्का मिलता है उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन राजा वीणा बजाता था या वीणा बजाना जानता था या संगीत प्रेमी था, तो उसका जवाब होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। इधर हो गया क्लियर। आते हैं अब इस साइड में आते हैं ये याद करने वाला एरिया है, इसको याद करेंगे कि महत्वपूर्ण अभिलेख। आपको लूसेंट में देखेंगे 2-3 अभिलेख मैंने स्किप कर दिया बिकॉज दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, उतना उधर से क्वेश्चन नहीं आता, बट दिस एरिया आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख अभी मैंने बताया, उड़ीसा का नाम लिया था। उड़ीसा कहाँ है, तो कलिंग राज है ना, कलिंग में है। कलिंग कहाँ पड़ता है, तो कलिंग आपका उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ पर जो राजा था उसका नाम था खारवेल। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वहाँ से वो जो है किसके, उससे वो किसका संबंधित है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, ठीक है। पहले याद हो जाएगा आपका कलिंग, है ना, कि हाथी गुम्फा खारवेल। उसके बाद देखेंगे जूनागढ़, है ना। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, तो जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, है ना। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, जूनागढ़ पड़ता है आपका गुजरात में, है ना। और वहाँ पर है गिरनार, कौन एरिया में, गिरनार। गिरनार की पहाड़ी आपसे पूछेगा, बताइए गिरनार की पहाड़ी कहाँ, तो बता दीजिएगा कि गिरनार की पहाड़ी आपका गुजरात में। या पूछेगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो भी गुजरात में। गिरनार पहाड़ी से गिरनार नेशनल पर्वत, है ना। तो जूनागढ़ जो है वो गिरनार के पहाड़ी में पड़ता है। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्र दामन से संबंधित है ना। किससे संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्र दामन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नासिक अभिलेख, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, नासिक। और इसमें जो है गौतमी बलश्री, ये किससे संबंधित है, नासिक अभिलेख को, मतलब इसको ये समझिएगा कि ये जो अभिलेख हैं ये क्या है, ये अभिलेख हैं और ये जो है वो शासक हैं जिन्होंने ये अभिलेखों को बनवाया, है ना। ये वो शासक हैं जिन्होंने इन अभिलेखों को खुदवाया, ठीक है। तो नासिक अभिलेख को कौन खुदवाया था, तो गौतमी बलश्री, है ना। और प्रयाग स्तंभ जो था, प्रयाग स्तंभ यानी कि प्रयाग आज जानते हैं इलाहाबाद, तो प्रयाग स्तंभ जो है एकदम बहुत अच्छे से देखेगा, प्रयाग स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है ना। इलाहाबाद समुद्रगुप्त। एहोल जो है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो एहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो था, भीतरी एवं जूनागढ़, वो किससे संबंधित था, तो वो स्कंदगुप्त से संबंधित था। और अभिलेखों का जो अध्ययन जो कहलाता है, ठीक है, तो ये हो गया अभिलेख पूरा कंप्लीट हो गया, ज्यादा नहीं, बस 3-3-6 इन 6 अभिलेख को याद कीजिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वनडे एग्जामिनेशन में, है ना, या एसएससी सीजीएल या जो एनटीपीसी के एग्जाम में इतना से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन, जाहिर सी बात है कि कोई पढ़ेगा ना भाई, कोई सिक्का का पढ़ाई करता है ना, कोई जो है सो आपका मधुमक्खी का या कोई हड्डी का, है ना, हड्डी का अध्ययन करता है, तो सबका अपना अपना एक नाम होता है। तो इसी तरह से अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, ईपीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ईपीग्राफी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आपका जो हमारा एक सेगमेंट है वो क्या हुआ कि इतिहास को जानने के स्रोत जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है सो कल जो देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, है ना। अब हम लोग जो है सो अब स्टार्ट करेंगे को क्या चीज़, तो प्रागैतिहासिक काल वगैरह, यानी कि जो स्टोन एज जो होता है, तो हम लोग अब वो कल से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तक के लिए धन्यवाद, सभा समाप्त किया जाता है।